ठीक है, याद आ रहा है कुछ? लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था हमने, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कौन कौन से हैं वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, देखे तो बात करते हैं क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में मैंने आपको दो बताए थे, एक तो था आपका कौन सा सॉल्यूशन, एक था अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा था बेटा अपना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में कौन सा था आपका डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब जो अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए, कभी भी आपको अगर कोई सॉल्यूशन पता करना हो कि क्या कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट है, तो अकेला जो है वास्तव में, जो अगर हम केमिस्ट्री के बेस पर बात करें कि किसी भी सिंगल सॉल्यूशन को ना तो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं और ना ही उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, अकेले एक सिंगल सॉल्यूशन को डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसका अपने आप में दो सॉल्यूशन में क्या ना हो सके, कंपैरिजन ना हो सके। मींस जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो कम से कम दो से अधिक हो सकते हैं, कम से कम दो सॉल्यूशंस के बीच में क्या होता है आपका एक कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव स्टडी होती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे कि हम किसी को भी उठा के कह देते हैं ये कंसंट्रेटेड है, तो अकेला कंसंट्रेटेड नहीं है, किसके एस्पेक्ट में कंसंट्रेटेड है, किसके एस्पेक्ट में डाइल्यूट है। बात समझ में आए ना? तो बिल्कुल वैसा ही आपका, जैसे कि हम कहें वो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? अब बहुत क्वांटिटी तो है नहीं, तो हम कहें 10 किलो इंटेलिजेंट है, 10 मीटर इंटेलिजेंट है, तो ऐसे नहीं बता सकते ना कितना इंटेलिजेंट है। बहुत, भाई कितना बहुत? बहुत आपका जो एक आपने शायद बच्चा सुना होगा जैसे कि कंप्यूटर चाइल्ड बोलते हैं, चाणक्य, चाणक्य से ज्यादा क्या है आपका इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड किसी की भी हम बात कर सकते हैं कि पिंकी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी हमने यहाँ पर की है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा आपका डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट में जो सॉल्यूट है, देखना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा होगा? लेस होगा। ठीक है, डाइल्यूट में सॉल्यूट का अमाउंट कैसा होगा? लेस होगा। और जब सॉल्यूट का अमाउंट लेस है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा? मोर हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, जब सॉल्वेंट का अमाउंट मोर है, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को? हाँ बिल्कुल सही है, सॉल्यूट कम होता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा है बेटा? लेस है। और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसा है? मोर है। जिस कारण से आप कलर देखकर, ठीक है, इसका कलर देख के पता कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो आपका कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। तो अगर लाइट कलर है, कलर कैसा है? लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, या फिर आपका ट्रांसपेरेंट सा है, किसी भी सॉल्यूशन का कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है या लाइट है, तो ये कैसा होगा आपका? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, ये कौन रह गया बाहर, तो या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इसकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, थोड़ा सा जो डेंस है ना, जो गाढ़ापन है वो भी कैसा होगा आपका? कम होगा। किसमें? जो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसमें जो डेंसिटी है, ठीक, डेंसिटी भी कैसी होगी? लेस होगी इसकी। ठीक, अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ज्यादा याद नहीं रखना है इसके बारे में, बस इतना समझ लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट कंसंट्रेटेड में आ जाएगा। कंसंट्रेटेड में क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैसा हो जाएगा बेटा? मोर हो जाएगा। ठीक है, जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसा होगा यहाँ पर? लेस होगा। ठीक है, अमाउंट सॉल्वेंट का कैसा होगा? लेस होगा इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट
सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा इधर देखिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर है। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर का मतलब ये मत समझ लेना कि इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा अधिक कर दिया, तो फिर वो सॉल्यूट की डेफिनेशन ही कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो कि कम अमाउंट में लेते हैं। शुरुआत से देखो हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि लिखा क्या है। हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजें मिक्स होती हैं। याद आ रहा है, आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना। सॉल्यूशन पढ़ा था, इसमें क्या होता है, सॉल्यूट होता है प्लस आपका सॉल्वेंट होता है, यही दो चीजें होती हैं। और हमने पढ़ा था सॉल्यूट कैसा होता है, लेस, और सॉल्वेंट कैसा होता है, मोर। ये पढ़ के आए हैं। अब यहां पर लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर, तो ये मोर अगर हो जाएगा तो फिर ये लेस हो जाएगा, और ये लेस हो गया तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन थोड़ा ना फुलफिल कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये कंपैरिजन है, फिर से वही बात कंपैरिजन वाली आ गई। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से इसमें ज्यादा होगा, सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं हो जाएगा। क्या आप सोचो इतना सॉल्यूट हम मिला दे कि वो सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो वो सॉल्यूशन की डेफिनेशन को ही फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस। ठीक है, लेस है, लेकिन किससे लेस है, इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोर था तो उसके कंपैरिजन में लेस है। ठीक है, वैसे होगा तो अगर केवल सिंगल सॉल्यूशन की बात करें, केवल इसी की बात करें, तो भाई क्या है आपका, सॉल्वेंट है तो उसका कंसंट्रेशन तो सॉरी, अगर सॉल्वेंट है तो उसका अमाउंट तो ज्यादा होगा। अगर हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो भाई नेचुरल सी बात है, सॉल्वेंट है यानी कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, मोर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक। लेकिन इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें जो सॉल्वेंट मोर था उसके उसके कंपैरिजन में इसमें सॉल्वेंट कैसा होगा, कम होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं। और इसी कारण से इसमें सॉल्यूट जब मोर है तो कलर, जो कलर है कैसा होगा, इसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा। अब डार्क कलर का मतलब क्या है, काला पीला नहीं, इसमें अधिकतर येलो। ठीक है, येलो कलर आता है। ठीक, येलो कलर आता है, और इसकी डेंसिटी, जैसे ऑयली नेचर वगैरह, डेंसिटी भी कैसी हो जाती है, मोर हो जाती है इन कंपैरिजन टू दिस वन। क्योंकि फिर से आपसे कह दूं कि ये एक कंपैरिटेबल स्टडी होती है दो सॉल्यूशन के बीच में। इकलौते सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नहीं कह सकते। जैसे एग्जांपल लें, एक होता है आपका HCl, खूब अच्छे से जानते होंगे आप HCl। अब जो HCl है ये कंसंट्रेटेड भी होता है और ये डाइल्यूट, उल्टा लिख दिया, इधर डाइल्यूट लिखते हैं, ये डाइल्यूट भी होता है और ये कंसंट्रेटेड भी होता है। डाइल्यूट का मतलब है जैसे उसमें 10% HCl और 90% क्या है, वाटर है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब क्या है, 10% HCl है और 90% क्या है, उसमें वाटर है। अच्छा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हो, दोनों इक्वल में हो, ठीक है, तो आप उसे कौन सा सॉल्यूशन मानेंगे, डाइल्यूट मानेंगे या फिर आपका कंसंट, उसे इक्विमोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर अमाउंट दोनों का सेम है तो वो इक्विमोलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा, डन है, इक्विमोलर सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट सेम है। तो अब देखिए, अगर डाइल्यूट में HCl 10% है और कंसंट्रेटेड में जो HCl है, कंसंट्रेटेड में जो HCl है वो मान लीजिए आपका कितना है, 30% है, और जो बचा हुआ वाटर है वो 70% है। ओहो, 70% क्या है आपका, वाटर है। बात समझ रहे हैं इतनी, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, तो एक क्वालिटेटिव कहानी हो गई। और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में हो तो मैंने जस्ट बता दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट 50-50 है तो वो इक्विमोलर बनेगा। ठीक, और ऐसे जो इक्विमोलर सॉल्यूशन होते हैं वो अधिकतर आपका जो कंसंट्रेटेड कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ कंसंट्रेटेड में रखे जाते हैं इक्विमोलर वाले। वैसे कुछ रिटन में नहीं है कि इसे कंसंट्रेटेड में ही रखा जाए, प्रैक्टिकली हम उसे कंसंट्रेटेड मानते हैं। ठीक है, चलिए रफ कर दूं, अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
ठीक है अभी, हाँ ठीक, यस और प्रेम, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, समझ गए होंगे आई थिंक आप। हाँ, इक्विमोलर है, सॉल्यूशन की कैटेगरी को फुलफिल करता है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसमें जो जो इक्विमोलर है वो डेंसिटी के बेस पर फिर उसको फुलफिल करेगा बेटा, ठीक है। इक्विमोलर डेंसिटी के बेस पर सॉल्यूशन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो है ही उसमें। चलो पढ़े, अब आते हैं इसका कौन सी, क्वांटिटेटिव। पेन कॉपी ले आयो ना। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव में पढ़ते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है, इसका जो फॉर्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, इन सभी को मेरे साथ ही पढ़ते जाना, ठीक है, मींस तुरंत तुरंत नोट करते जाना, और अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। वो ml वाला और आपका ग्राम वाला कॉन्सेप्ट जरा ध्यान रखिएगा, जो 11th में मैंने आपको समझाया था, किसके चक्कर में, केवल और केवल वाटर के चक्कर में, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। तो हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्या है आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करने का फॉर्मूला। अब देखो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं साथ के साथ न्यूमेरिकल कराती जा रही हूँ इस चैप्टर में, कुछ बचेंगे वो बाद में सीट में करेंगे, वरना साथ के साथ चलिएगा मेरे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका एक मिनट उठा ही लो ना, कॉपी ले आऊं, हाँ। फाइंड द मास परसेंटेज, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, फाइंड द, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में भी है, और ये आपका एग्जाम में मींस बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन फॉर्मूला C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है CH3CN, एसीटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम of C9H8O4 is dissolved in 450 gram of water, 450 gram of, एक मिनट, CH3CN, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब रखते हैं इसे इधर, आंसर आप ही बताएंगे, आंसर मैं नहीं निकालूंगी, ठीक है। एवरी क्वेश्चन के आंसर आप ही निकालेंगे, देखो तो कॉपी पेन है कि नहीं है, तो मैं सिर्फ समझा दूंगी, लास्ट तक बता दूंगी, आंसर आप कैलकुलेट करके बताएंगे, देखते हैं कौन कैलकुलेट कर रहा है। तो सबसे पहले हमेशा गिवन लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है गिवन विद फॉर्मूला आपका हाफ मार्क्स का होता है, स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, ठीक है। तो आपका स्टेप मार्किंग के कारण, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई का कोई भी बोर्ड हो बेटा, स्टेप मार्किंग ही होती है, ठीक है। तो गिवन में क्या दे रखा है, फाइंड द मास परसेंट ऑफ एस्प्रिन, ठीक है, ये दवाई है, समझ लीजिए। मास, आपको मास परसेंट ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन का मास परसेंट बताना है इन एसीटोनाइट्राइल, वो किस में डिसॉल्व हो रही है, एसीटोनाइट्राइल में डिसॉल्व हो रही है, व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ, ये क्या है, एस्प्रिन का फॉर्मूला है, when 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of CH3CN, तो ये जो आपका CH3CN है वो कितने जो आपका 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन है, ठीक है, वो 450 ग्राम ऑफ CH3CN में डिसॉल्व हो रहा है। तो आपको मास परसेंटेज निकालनी है सॉल्यूट की, सॉल्यूट क्या है भाई, जो कम अमाउंट में होगा, कौन है, एस्प्रिन है। तो देखिएगा इधर,
इधर देखिएगा, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन मींस गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत इजी सा है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 6.5 ग्राम। ठीक है, दूसरी बात दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही दे रखा है ना कि इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो एसिटोनाइट्राइल क्या है आपका, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट कितना है आपका 450, 450 ग्राम। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास परसेंटेज फाइंड करना है, मींस सेम यही फॉर्मूला उठा के रख देना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जब आप सॉल्व करें तो यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे, मेरा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 6.5 ग्राम अपॉन मास ऑफ, नीचे क्या लिखना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास इंटू 100, तो कितना हुआ 6.5 अपॉन 450 प्लस 6.5 इंटू 100 मीन्स कितना निकल के आया आपका 6.5 अपॉन 450, 6.5 इंटू 100। अब फटाफट से मास परसेंटेज बता दीजिए, आंसर आ भी गया। रे 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 रे, हाँ भाई, प्रेम का आ गया है, प्रशस्ति का आ गया है, यश का आ गया है और रौनक का आ गया है। 1.42 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 1.42। श्वेता का भी आ गया, वेरी गुड। ठीक है, कितना आंसर है बेटा जी अपना 1.42, 1.42% मास परसेंटेज है सॉल्यूट का। ठीक है, चलो हो गया। ये 11th में भी करा के छोड़ा था मैंने, याद होगा, जो 11th मुझसे पढ़े उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो कि 12th बोर्ड का है, ये मैंने उन्हें 11th में ही सिखाया था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करें। बेटा समझ में आ गया ना सभी के, आ जाओ। ये कर क्या रहे हो अंदर बाहर क्लास में, ऊधम काटे उछल कूद कर रहे हो यार तुम लोग, तो भाग जाते फिर आ जाते, फिर भाग जाते फिर आ जाते। और भाई जो भी हैं खैर वो उन्हें चलो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, जो भी पढ़ने आ रहे हैं वो अपने नाम से आए। ठीक है, ओप्पो विवो ये ऐसे ऐसे ना आए, मैं एंट्री नहीं करूंगी, मैंने नहीं किया किसी को भी एंट्री। ठीक, बता देना भाई अपने साथियों को, ओप्पो वीवो सब चले गए, मैंने किसी को नहीं एंट्री दी। एक था माँ की लाडली, पता नहीं कौन है माँ की लाडली, हाँ माँ का लाडला नहीं, माँ की लाडली। देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द मास परसेंटेज of solute, find the mass percentage of solute A which same formula से होगा बेटा, which is 6 gram, which is 6 gram dissolved in solvent B to prepare 250 gram of solution, to prepare 250 gram of solution। ठीक है, चलिए अब इसे हम सॉल्व करें। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ए विच इज 6 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट कितना दे रखा है, साफ साफ गिवन है ये, तो सॉल्यूट कितना गिवन है 6 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट बी टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्यूशन कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का मास, ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है 250 ग्राम। ठीक, फाइंड क्या करना है,
फाइंड करना है हम लोगों को मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो जोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट 6/250 इंटू 100, यही होगा। 0 से 0, 2 से नहीं 5 से, 5 5 जा 5 2 जा 12/5। अरे आंसर बताओ चलो, देखना यही आ रहा है ना, मैंने सॉल्व कर दिया, इजी था इसलिए। ठीक है रौनक, वेरी गुड। उत्तरी लाइन लगी हुई है, प्रेम आ गया, बिल्कुल सही है, यस। चिराग, प्रशिष्टि कुछ गड़बड़ हो रही है, प्रशिष्टि 2.4 आएगा बेटा, प्रशिष्टि 2.4 एग्जैक्ट आएगा। रौनक, श्वेता, मानवी, ठीक है, प्रशिष्टि 2.4। तो कितना आया, 2.4% प्रेजेंट है आपका सॉल्यूट। ओके, समझे नहीं समझे, चलिए आगे पढ़ें, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रफ करें। अब दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में सेकंड फॉर्मूले पर आते हैं, और सेकंड फॉर्मूला है पीपीएम, पार्टिकल पर मिलियन, पीपीएम। ठीक है, तो पीपीएम क्या होता है, ये कब फाइंड किया जाता है, जबकि जो कंपोनेंट है ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब कोई कंपोनेंट ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेसेस अमाउंट का मतलब है कि 1 लीटर में 1 लीटर के मिलियंस ऑफ पार्ट में वो प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं ना, बहुत ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो आपके पीपीएम से निकाले जाएंगे। अब पीपीएम का फॉर्मूला आपका अगर हम बात करते हैं तो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन solution, present in solution into 10 to power मिलियन है ना, into 10 to power 6। ठीक है, ये आपका पीपीएम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पीपीएम का फॉर्मूला है। अब इससे एक न्यूमेरिकल करते हैं, और चलो एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पर आइए। 1 liter of sea water, 1 liter of sea water, it have 6 into 10 to power minus 3 gram of oxygen dissolved. Find the ppm value for dissolved O2 in this sea water, हाँ भाई, ओए क्या हो गया, हाँ भाई। तो ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या है, करना क्या है, हो क्या रहा है। तो देखिए गिवन की बात करें बेटा, तो गिवन में क्या है, क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ सी वाटर, इट हैव 6 into 10 to power minus 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सी वाटर है, सी वाटर में कितना ऑक्सीजन है, 6 into 10 to power minus 3 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फाइंड द पीपीएम वैल्यू फॉर डिसॉल्व ऑक्सीजन इन दिस सी वाटर। अब इस वाटर में पीपीएम में आपको बताना है कि कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है।
ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्मूले में क्या गिवन है सबसे पहले, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट कितने हैं भाई, कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन की तो पता करनी, तो ऑक्सीजन कितना है 6 × 10⁻³ ग्राम। अब दूसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये आपको जस्ट मैंने बताया था 1 kg 1 लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 वाटर में 1 लीटर करो या 1 kg करो, बात एक ही आती है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, 1 लीटर की बात कर रहे हैं, बात समझे ना। तो ये 1 लीटर की बात हो गई। तो यहाँ पर आपका 1 लीटर यानी कि आपके क्या हो जाएंगे 1000 ml, यानी कि इसे हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं ना। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लास 11th का है, वहां पर हम ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, ओके, आंसर आ रहे हैं, चलो हम आंसर देखते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूले में रखें ppm, ppm टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट 6 × 10⁻³ अपॉन टोटल नंबर ऑफ 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना हो गया 1000 × 10⁻6। ठीक है, यही तो हुआ। तो ये ऊपर गया, इससे ये से ये, ठीक है, ये कटा भाई 6 आ रहा है मेरा, तो 6 ppm। ठीक है, -3 होगा, -3 ऊपर जाएगा, सॉरी +3 होगा, +3 ऊपर -3, 6 आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 6 ppm आएगा। आप लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी, गौरव का आंसर बिल्कुल सही है, यस गड़बड़ हो गई है पहले वाले में, हाँ प्रेम सही है, यस ठीक है बेटा। ठीक है, आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितना है इसका, 6 ppm आंसर आएगा। ठीक है, कुछ इसमें कैलकुलेशन भी नहीं, ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये आपका पार्टिकल पर बिलियन का एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं एक सॉल्यूशन पर। ठीक है, और उस सॉल्यूशन का नाम है मोल फ्रैक्शन वाला बाइनरी सॉल्यूशन। रफ कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। देखिए हमारे सिलेबस में जो है वो केवल और केवल क्या दे रखा है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। आपको कोई भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट निकालना है, कोई भी, क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रही हूं मैं, क्वांटिटेटिव की बात कर रही हूँ, कोई भी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट निकालना है। अब चाहे वो बड़ी वाली मोलैरिटी हो, ठीक है, मोलैलिटी हो, मोलैलिटी हो, ठीक है, या फिर आपका मोल फ्रैक्शन हो, ठीक है, नॉर्मेलिटी तो है नहीं हमारे में कुछ भी। ठीक है, तो ये जो बाइनरी हमारे में मोलैरिटी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, हमारे सिलेबस में केवल और केवल बेटा क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है, कि बाइनरी सॉल्यूशन का ही आपको निकालना है। ठीक है, जो ट्राइनरी है, क्वाटरनरी है, पेंटानरी है, इनके हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब आप शायद जानते होंगे, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो आपका ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हो। ठीक है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, मींस सॉल्यूशन की बात करें तो फिर वो सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी कि एक तो होगा उसमें सॉल्यूट और दूसरा होगा उसमें क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात है, तो आपका कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, इसीलिए मैंने जब भी आपको शरबत बनाना सिखाया है, ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से शरबत बनाना सिखाया है, लेकिन शरबत में मैंने केवल चीनी और पानी का ही सिखाया, उसमें मैंने नहीं कहा बेटा इसमें अब नमक डालो, इसमें नींबू का रस डालो, या फिर आप उसमें रुआवजा डालो, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आप अभी छोटे हैं, आप केवल चीनी में पानी मिलाना ही सीख पाएंगे। ठीक है, उसमें नींबू वगैरह मिलाने से आपको, अभी बड़े होंगे तब नींबू मिला के पीना,
ठीक है, तो आपको अभी केवल शुरुआत है ना सॉल्यूशन बनाने की, तो आपको केवल पानी में चीनी घोलना सिखाया गया है। मींस केवल बाइनरी सॉल्यूशन के ही आपको क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट में कुछ फाइंड करने को मिलेगा। और बाइनरी का मतलब क्या होगा, उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होंगे, सॉल्यूट ज्यादा नहीं होंगे। जैसे कि हमारे शरबत में केवल एक ही सॉल्यूट था, चीनी, उसमें नमक वगैरह कुछ और नहीं था। ठीक है, वैसे निकाले जा सकते, लेकिन वो सिलेबस के बाहर की चीज है। अरे इतना ही छोटे हो बेटा, बिना रुआबजा के शरबत कैसे बनेगा, सब बनेगा, सब बनेगा। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन आपको पढ़ने हैं। अब देखिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन में भी पढ़ना क्या है हमें, मोल फ्रैक्शन। पहले हम स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन है, आज इसके न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगी, ठीक है, आज केवल इसको समझा देती हूँ। तो मोल फ्रैक्शन इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, काई से। ठीक है, क्या है बेटा ये, काई। काई से रिप्रेजेंट करते हैं किसे, मोल फ्रैक्शन को। अब इसका फॉर्मूला, और हाँ ध्यान रखिएगा इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो है तो उसकी क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसकी मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ये मेरा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था 11th में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, है ना, मोलैलिटी की होती है मोल पर केजी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, तो नो यूनिट, कोई यूनिट ही नहीं होती इसकी। हाँ हाँ, वो गिलहरी अंदर आ गई है। वो मेरे ना जहां पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना इस क्लास पे, 3 गिलहरी हैं, और वो तीनों मेरे सामने बैठी है, पता नहीं क्या शरबत बनाना सीख रही है। ठीक है, मुझे डर है वो कहीं मेरे ऊपर उछल के ना आ जाए शरबत बनाने के लिए। अरे ये खिड़की खोल दो यार, ये निकल, खिड़की तो खुली है, ये गेट खोल दो, गेट खोल दो, ये गिलहरियां घुसी हैं। हाँ भाई, शरबत बनाना सीख रही है ये। हाँ भाई, पढ़े। तो अब आपको इसका फॉर्मूला होता है एन, जैसे आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का ही निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जरा ध्यान रखना। हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने पहले पानी भर दिया। ठीक है, पानी भर दिया, यानी कि हमारे पास ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को याद रखिएगा, ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ। सॉल्वेंट, ये कौन है, यूपीएससी घंटे भर से खड़ा हुआ है। हाँ भाई, सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट कैसा है आपका, ए है। ठीक है, सॉल्वेंट को हमेशा ए मानिए, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल आएंगे ना बेटा इसमें बहुत सारे, तो सॉल्वेंट को आपने क्या मानना है, सॉल्वेंट को मानना है आपको ए। ठीक, अब देखिएगा इसमें सॉल्वेंट अपना ए हो गया। अब इसके बाद इसमें आपने जो भी सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, सॉल्यूट को आप मानेंगे बी। तो इसमें ध्यान रखना, मैं ए बी ऐसे लिखूंगी ना, तो ये कहीं नोट कर लेना, ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ solute plus moles of solvent। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बात समझे इतनी, चलिए अब और समझिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो काई बी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, जानते हो ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा, मोल्स को एन